ग्रेविटेशन। तो फर्स्ट हम लोग जो अभी की चैप्टर कर चुके हैं, तो फटाफट पहले हम लोग थोड़ा रिवीजन करें। रिवीजन में क्या पार्ट है कि एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है हमें जो सीखना होता है वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास, ये ऑब्जेक्ट एक A है जिसका मास कैपिटल M है, ये एक ऑब्जेक्ट B है जिसका मास स्मॉल m है। यहां पर मैंने ले लिया आपका ये A ऑब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया B। तो कैपिटल M एंड स्मॉल m क्या है? आर masses of ऑब्जेक्ट क्या है? masses। आप इस तरीके से भी अज्यूम कर सकते हो। कई बार हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि दो masses थे m1 और m2, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, किसी डिस्टेंस पे वो क्या हुए? रखे हुए हैं, तो भी सेम सिचुएशन ही लेके चलो। ओके, सी, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? According to the universal law of gravitation, force between them is a product of masses. Product of masses की क्या होगा? Force proportional होगा। So F is what? F is proportional to the product of their masses. तो ये पॉइंट नंबर क्या हो गया? 1. Force is directly proportional to product of their masses. This is the first point for the universal law of gravitation. And second, F inversely proportional to d square. D is what? Distance between them. इनके जहां सेंटर्स हैं, सेंटर से डिस्टेंस को काउंट करते हैं, तो F क्या आ जाएगा? F is directly proportional to 1 by d square। तो यहां पर क्या लिखेंगे? फोर्स is inversely, यहां पे लिख रहा हूं inversely proportional to square of distance between them। ठीक है, so suppose we have equation number 1 and equation number 2। if you connect these two equations, what you get capital M small m by d square। अगर इसे रिमूव करोगे, रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, व्हाट यू गेट? कैपिटल M स्मॉल m by d square। सो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस फॉर्मूले से हमें ये आइडिया मिलता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, इधर हमारे ये मार्कर हो, चाहे हम दो पर्सन हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में अगर हैं, तो उनके बीच में एक फोर्स लगेगा, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड F equal to capital G capital M divided by d square। Clear? So where capital G is what? Where capital G क्या होगा? बताना, नाम बताओ। Yes, gravitational constant। तो नेम होता है इसका gravitational constant। What is value of capital G? 6.67 into 10 raised to the power minus 11। Who's going to tell me unit? Because of force की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। m की यूनिट क्या है? kg। इसकी यूनिट भी क्या है? kg। d की यूनिट क्या है? मीटर। स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो g की वैल्यू निकालोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या लिखोगे? न्यूटन इंटू
मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और ये केजी का स्क्वायर कहां जाएगा इसके डिवाइड में, तो यहां लिख दोगे क्या केजी स्क्वायर। क्या कैपिटल जी आ गया? कैपिटल जी की वैल्यू क्या है? और ये एक ऐसी वैल्यू है पूरे यूनिवर्स में, इसीलिए बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में सेम रहती, कांस्टेंट रहती है, चाहे वो दो प्लैनेट हो, चाहे वो दो ह्यूमन हो, चाहे कुछ भी हो। दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका कुछ मास है, और उनके मास का की वजह से जो फोर्स दोनों के बीच में लगेगा, उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और उनके बीच का जो कांस्टेंट रहेगा वो कैपिटल जी, वो हमेशा सेम रहेगा। आगे बात समझ में इतनी? तो ये फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी डन। यहाँ इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट है? इसमें देखते हैं न्यूमेरिकल, जो पिछली क्लास में भी करने की कोशिश की थी और उसमें कुछ डिफिकल्टी आई थी, तो हमारे लिए फॉर्मूला। और अगर इसके बीच में लिखते हैं, यहां पर देख लो, ये अगर सिचुएशन हमारे पास होती तो क्या होता फॉर्मूला? कौन बताएगा मुझे? इसके पीछे फॉर्मूला बता दो भाई। m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ मासेस अपॉन डी स्क्वायर। एक चीज अभी मिसिंग है, जी कैपिटल जी वैल्यू। तो क्वेश्चन में अक्सर आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाएगा? फर्स्ट पार्ट में ऐसे आपको देता हूं कि अगर जो मासेस m1 और m2 थे, अगर ये m1 और m2 मासेस हाफ कर दिए जाए, दोनों मासेस की वैल्यू क्या कर दी जाए? हाफ कर दी जाए। तो स्टार्टिंग में क्या थी? यहां पर ये मास क्या है? m1 है, यहां पर क्या है? m2 है, d है। तो फॉर्मूला f की वैल्यू क्या बनेगा? फॉर्मूला f1 फोर्स, फर्स्ट फोर्स की सिचुएशन बनेगी m1 m2 बाई डी स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड सिचुएशन क्या कह रही? बोला जो मास m1 था वो अब क्या बन गया? m1 बाई, ऐसे लिख दो, m1 बाई 2। दूसरी वाली सिचुएशन, दूसरा जो मास था वो भी बन गया हाफ। पहले ऑब्जेक्ट के जो मासेस थे उसके एग्जैक्टली अब मासेस कैसे हो गए? हाफ हो गए। तो m1 बाई 2, यहाँ पे मासेस क्या हो गए? m2 इज इक्वल्स टू, m2 जो है वो m2 बाई 2 बन गया, और यहाँ पर डिस्टेंस क्या थी? d ही थी। अगेन फॉर्मूला लगाओ, हमने मासेस को सिर्फ हाफ कर दिया, तो f सेकेंड फॉर्म में फॉर्मूला लिखोगे, तो आप m1 की जगह पे क्या यूज करोगे? क्या यूज करोगे? m1 बाई 2, और यहां पर क्या लिखोगे? m2 बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे? d स्क्वायर। क्लियर? तो सिंप्लीफाई करो तो क्या मिलेगा? f2 इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई d स्क्वायर, और ये 1/2 का मल्टीप्लाई कितना आएगा? 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो f2 इक्वल्स टू 1/4। ध्यान से अगर देखो तो ये फॉर्मूला है फोर्स का, देखो ध्यान से, तो उसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं? F1। तो ये रिजल्ट क्या बता रहा है? जब हमने मासेस को हाफ किया, मासेस को क्या किया? हाफ किया, तो फोर्स में क्या चेंजेस आए? फोर्स हो गया 1/4। लॉजिक क्या हुआ इसके पीछे? अगर लॉजिकल चीजों के साथ काम करें, एग्जाम्पल के साथ करें, तो एग्जाम्पल में ऐसे समझ सकते हो कि हमारे पास सपोज एक है, एक जो है वो हमारे लिए मास m और m था, यहां पर डिस्टेंस क्या है? d है। m की वैल्यू ले लेते हैं, m1 बना के वैल्यू ले लेते हैं, सपोज एक छोटी सी वैल्यू के ले लेते हैं, जो कि हालांकि फोर्स बहुत छोटा हो जाता है वो। अगर बात ये 200 kg ले लेते हैं, ये वाला कितना हो जाएगा? 300 kg हो जाएगा। इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो ले लेते हैं, सपोज 100 मीटर ले लेते हैं। इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालोगे? F इक्वल्स टू क्या लिखोगे? कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। ये हो जाएगा F1। तो F1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? कैपिटल G m1 की वैल्यू कितनी है? 200 इनटू m2 कितना है? 300 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी लिखोगे? 100 का स्क्वायर। और कैपिटल G की वैल्यू तो आपको पता है कितनी है भाई?
6.67 into 10 raised to power minus 11। ये क्या है? F1 आता है। इसकी क्या करनी है? सिर्फ कैलकुलेशन कर पाओगे? यस सर। बहुत आसान कैलकुलेशन है ये तो। क्या लिखोगे? 6.67 into 10 raised to power 11, 200 into 300 और इसको लिख सकते हो 100 into 100। देखो ध्यान से, कट गया, 6 आया, 3 2 कितना होता है? 6। इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो वैल्यू किसकी आ जाएगी? फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। अगला एग्जांपल अगर आप समझते हो, इसी तरीके से एग्जांपल एक और समझते हैं हम लोग। अगर हमारे दोनों फोर्सेस के बीच में इनिशियली जैसे सिचुएशन यहाँ पे थी कि मासेस मैंने हाफ कर दिए, तो फोर्स कितना हो गया? 1/। अगर ये फोर्स हमारा सपोज 40 न्यूटन दे रखा होता, कितना दे रखा होता है? 40 न्यूटन। इफ F1 इक्वल्स टू 40 न्यूटन, तो F2 कितना आएगा? तो क्या लिखोगे? F1 डिवाइडेड बाई 40, F1 डिवाइडेड बाई 4, तो F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40/4, तो F2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 न्यूटन। क्या ये बात समझ में आ रही? इसका मतलब क्या है कि अगर जब हमारा इनिशियल 40 फोर्स था, जब वो d डिस्टेंस पे रखे थे, मासेस को मैंने हाफ कर दिया, तो फोर्स में कितना चेंज आया? फोर्स एकदम 10 न्यूटन 1/4 बन गया। फोर्स में चेंजेस बहुत ज्यादा आए। लॉजिक आ रहा समझ में? जैसे कि हमारे पास दो प्लेनेट हैं, सन और अर्थ। उनके दोनों के बीच में एक फोर्स है। वो फोर्स कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। और उनके मासेस जो भी हैं, उनके मासेस मैं कर दूं क्या? एकदम हाफ। मासेस क्या कर दूं? हाफ। तो उनके बीच में फोर्स कितना बचेगा? फोर्स कैसा हो जाएगा? 1/4 बन जाएगा। फोर्स जितना फोर्स पहले था उसका एग्जैक्टली 1/4 हो जाएगा। फोर्स बहुत छोटा हो जाएगा। क्या ये बात आ रही समझ में? तो इसी तरीके के पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको एक क्वेश्चन में क्या था? M1 M2 ये D, F1 इक्वल्स टू क्या आएगा? कैपिटल G M1 M2 बाई D स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला गया है डिस्टेंस डबल कर दो। पहले के कंपैरिजन में डिस्टेंस क्या करो? डबल कर दो। मासेस की वैल्यू वही रखो। तो अब F2 जब फोर्स लगाओगे, कैपिटल G M1 M2 रहेगा। अब D की जगह कितनी वैल्यू आ गई? कितनी वैल्यू आ गई? 2D स्क्वायर आ गया। यही तो आ गया। तो 2D का ये आ जाएगा F2, कैपिटल G क्या आएगा? M1 M2। ये 2D का इसका कितना हो जाएगा? 4D स्क्वायर आ जाएगा। तो F2 इक्वल टू 1/4 बाहर निकाल लो, कैपिटल G M1 M2 बाई D स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो क्या ये वाली वैल्यू है किसकी? F1 की। तो क्या आ जाएगा? F1/4। तो फोर्स क्या हो गया? 1/4 रिड्यूस हो गया। 1/3 वाला खुद करके दिखाओ। जब ये डिस्टेंस जो है वो 3 टाइम्स हो जाएगी। यहाँ पर मास कितना है? M1 है, यहाँ पर M2 है, ये 3D है। तो आप मुझे डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हो इसका। क्या कितना आ जाएगा? F1/9। डिवीजन में रिलेशन बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g। कैपिटल G का नाम तो आप लोगों को पता होगा। क्या होता है इसका नाम? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हालांकि बोलना क्या चाहिए? हालांकि क्या बोलना चाहिए? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और स्मॉल g का नाम क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन होता है। इसकी यूनिट अगर बात करोगे तो क्या आएगा? न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट क्या आएगी? क्या आएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट होती है। तो सब समझनी है बात। ये हमारे लिए सपोज अर्थ स्फेरिकल इन शेप। ये आर क्या लिया मैंने? आर क्या है भाई? रेडियस किसकी है? ये रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अर्थ का मास कैपिटल M है।
यहाँ पर वो भी मेंशन कर देता हूँ। कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ अर्थ है, ठीक है। और स्मॉल एम ये है, तो स्मॉल एम क्या लिया मैंने? स्मॉल एम क्या लिया? मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन सरफेस ऑफ। क्या ये बात समझ आ रही थी? ठीक, तो अब ध्यान से देखो, तो दोनों मास के बीच में डिस्टेंस कितनी है? ये वाली डिस्टेंस कितनी है? कौन बताएगा? आर ही तो है रेडियस। फॉर्मूला क्या लो? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कैपिटल एफ इक्वल टू कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या आएगा? मास, दोनों मासेस का, क्योंकि सारा मास, होल मास ऑफ अर्थ कहाँ होगा? सेंटर पे। और इस ऑब्जेक्ट का इसके सेंटर पे, तो इन दोनों के बीच की अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। तो ये डिस्टेंस हो गई इसमें। तो यहाँ पे क्या लिखो? कैपिटल एम स्मॉल एम। डिस्टेंस कितनी बची? आर स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब एक फॉर्मूला न्यूटन के सेकंड लॉ से मैंने डिराइव, लोगों ने डिराइव किया था। F इक्वल टू क्या होता है? ma। A क्या था? एक्सेलरेशन। यहाँ तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या है? g। तो एक इक्वेशन हमारे लिए क्या है? ये है। बात आ रही समझ में? तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मतलब ये अर्थ के, अगर ये फ्री फॉल इसका कराया जाए इस ऑब्जेक्ट को, या फिर इस मार्कर का ही मैं फ्री फॉल कराऊं नीचे की तरफ, नीचे की तरफ क्या कराऊं? इसका फ्री फॉल कराऊं, तो ये ग्रेविटी इसके अपने वेट की वजह से ऑब्जेक्ट क्या होगा? नीचे की तरफ जाएगा। किस फोर्स से जाएगा? वो F इक्वल टू mg वाले फोर्स की वजह से नीचे जाएगा। तो ये दोनों ही फोर्स क्या है? इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन क्या होगी? 1 and 2। 1 और 2 की वजह से लिखोगे तो F की जगह क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे mg, यहाँ पे क्या लिखोगे? कैपिटल जी, कैपिटल M, स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। m से m गया तो क्या? स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल gm बाई आर स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गई। किसकी आई? उस प्लेनेट की, जिस प्लेनेट का यहाँ मास और जिस प्लेनेट की यहाँ रेडियस। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून की निकालनी है, तो यहाँ पे किसका डालना है? मास ऑफ मून। और यहाँ क्या डालना है? रेडियस ऑफ मून। लॉजिक आ रहा है समझ में? तो ये रिलेशन जो स्मॉल g है, वो ये रिलेशन स्मॉल g कैपिटल G है, पर ये आप किसी भी प्लेनेट पर, किसी भी जगह आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने ड्राइव जो किया है ये कहां से किया है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। रिलेशन आ गया, और रिलेशन का रिलेशन जो आया वो स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M बाई आर स्क्वायर। ये एक रिलेशन बन गया हमारा, है ना। इस रिलेशन से स्मॉल g की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। बट कैसे? हम लोग जो स्मॉल g की वैल्यू निकाले, स्मॉल g फॉर सरफेस ऑफ अर्थ के लिए हम लोग क्या करना चाहते हैं? इसको निकालना चाहते हैं। तो सरफेस ऑफ अर्थ के लिए निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो मास है वो किसका आना चाहिए? मास किसका आना चाहिए? अर्थ का मास आना चाहिए। अर्थ का मास कितना होता है? 6 into 10 की पावर 24 kg। इतना क्या होता है? मास ऑफ अर्थ होता है। फिर इसके बाद हमें चाहिए रेडियस। रेडियस ऑफ अर्थ होती है 64, या तो किलोमीटर बोलो, 6400 किलोमीटर बोलो, या फिर क्या बोलो? 6.4 into 10 raised to the power 6 मीटर। इसको कन्वर्ट कर सकते हो आराम से। ये अभी कितना है? 6400 किलोमीटर कितना होता है? 10 की पावर 3 मीटर। और 3 मीटर ये 3 ये 0 और 2 0 ये हो गई। कितनी हो गई? 5 और 1 डेसिमल और शिफ्ट कर दिया तो कितना हो गया? 6। इसलिए 6.4 into 10 raised to the power 6। क्लियर है बात? अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इस फार्मूले में। तो कैपिटल जी की वैल्यू कितनी? 6.67 into 10 की पावर कितना लिखोगे? -11। m मास ऑफ अर्थ कितना होता है? 6 into 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाय कितना आएगा? डिवाइडेड बाय कितना आएगा? r। क्या r कितना लिखोगे? 6.4 into 10 raised to the power 6 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करना है आपको? सॉल्व करना है। सॉल्व करते टाइम इसको चीजों का बस ध्यान रखना है, जिससे कि एग्जैक्ट वैल्यू है। इसकी वैल्यू तो आप लोगों को पता ही होगी, अप्रोक्सीमेट 9.8
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके लिए? सरफेस ऑफ अर्थ के लिए, ना कि किसी और प्लेनेट के लिए, ना कि सरफेस ऑफ अर्थ से दूर जाके, ना ही सरफेस ऑफ अर्थ से नीचे जाके, ना ही अर्थ में जाओगे तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या करेगी? डिक्रीज होती है। जब अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होती है। आप एक इक्वेटर से पोल जाते हो तो भी चेंज आता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू बहुत सारे तरीकों से चेंज होती है। ये स्मॉल जी की जो वैल्यू 9.8 आई है वो अर्थ के सरफेस पर मैक्सिमम जगहों पे जब हमें देखने को मिलेगा वो क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात आ रही समझ में? तो स्मॉल जी की वैल्यू की कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। बस बात प्रोसेस बता देता हूं करना क्या है। ये वैल्यू तो ऐसी लिखना 6.67 10 to the power 11, 6 into 10 की पावर कितना? 24। इसका स्क्वायर पहले खोलना और ये कितना आ जाएगा? 10 into 10 की पावर 6 to the 12। तो पहले इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना, इसका स्क्वायर खोल के इसका स्क्वायर ओपन करना, फिर ये सारे पावर्स को एक साथ ले जाके इसको सिंप्लीफाई करना। अप्रोक्सीमेशन लास्ट वाली स्टेज पे ले सकते थोड़ा बहुत, अभी अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते। अप्रोक्सीमेशन ऐसी 6.67 लिया मैंने तो 6.6 नहीं ले सकते इसे। अगर अभी ले लोगे तो काफी ज्यादा चेंज आएगा। किसमें? स्मॉल जी की जो वैल्यू है 9.8 को काफी ज्यादा चेंजेस आएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है, इसको भी नोट कर लो और करना। तो हम लोगों को एक चीज का और ध्यान रखना है इस वाले चैप्टर में कि हमारे पास ऑलरेडी मोशन वाले चैप्टर में वी हैव डन इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें v is equals to u plus at था और क्या था? s equals to ut plus half at square था। v square minus u square equal to 2s। we have three equation of motion जो कि कहाँ सीखे हमने? जब मोशन वाले चैप्टर से सीखते हैं। ये इन सारी तीनों इक्वेशंस में जो a है वो क्या है? एक्सेलरेशन है। और ये एक्सेलरेशन क्या था? कांस्टेंट। ये हर एक जगह वो जगह अप्लाई कर सकते हो जहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या रहे? इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लीकेबल हो सकती है जहां पर एक्सेलरेशन क्या रहे? कांस्टेंट रहे। यहां पर भी कोई ऑब्जेक्ट, अर्थ ये ग्राउंड है, यहां से कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फॉल कर रहा है तो इस पे जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना आएगा? g के बराबर होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस पे या नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट। तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या हुई? कांस्टेंट है, जिसकी वजह से इस चैप्टर में यही इक्वेशंस ऑफ मोशन में g कांस्टेंट हो गया। इस वजह से v इक्वल टू u प्लस जी टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gs। इस तरीके से इनको यूज किया जा सकता है इक्वेशन ऑफ मोशन को इस वाले चैप्टर में। क्लियर है इतनी बात?